Hello and welcome. In this video we are going to talk about periodic classification of element. 10th क्लास का ये साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के मल्टीपल पार्ट्स में एक एक छोटे छोटे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एलिमेंट्स क्या हैं। तो 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं जिसमें आप नॉर्मली आप आसपास देखते ही हैं। जैसे आपने सुना होगा सोडियम है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और मेटल, नॉन मेटल, जितनी भी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, इन सभी को हम एलिमेंट्स कहते हैं। और ऐसे 118 एलिमेंट है टोटल। पर क्लासिफिकेशन का ये जो दौर है ये स्टार्ट हुआ है 1800 से। कहाँ से? 1800 से। और आज के टाइम पर 1913 के अंदर वो कंप्लीट हुआ था और आज मॉडर्न टाइम में भी हम वही उसको ही स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि 1800 से स्टार्ट हुआ और 1913 तक ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो दौर था, इसको क्लासिफाई करने की जो रेस थी वो यहाँ जाके एंड हुई। और अभी भी इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें भी अभी मॉडर्न लेवल पे अभी कोई नई पीरियोडिक टेबल नहीं आई है। तो अभी हमें यहाँ से इस सन से लगा के इस सन के बीच में कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या इस चीज़ों के ऊपर अपना लॉज दिए हैं, उनको हमें स्टडी करना है। और बिल्कुल बेसिक से चालू करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों। वाई क्लासिफाई, शॉर्ट फॉर्म में तैयार करते हैं। वाई क्लासिफाई, हम क्लासिफाई क्यों करते हैं? तो बेटा हम इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या ले सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि हमें स्टडी के लिए आसान हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ों को अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो हमें एक अरेंजमेंट मिल जाता है कि एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। तो ए एलिमेंट किससे मैच करेगा? बी एलिमेंट से। और बी एलिमेंट किससे मैच करेगा? ए एलिमेंट से। तो सी एलिमेंट फिर ऐसे डी, ऐसे हम क्या कर सकते हैं? एलिमेंट को अरेंज कर सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आ जाता है कि जो डी एलिमेंट है वो कम मैच करता है ए से, बी से थोड़ा ज़्यादा मैच करता है, सी से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैच करता है, एंड देन डी और ई। इस टाइप से आप किसी एक अरेंजमेंट में चले जाते हैं और उससे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को जब हम स्टडी करते हैं कि एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होंगी, कैसे वो केमिकल रिएक्ट करेगा, कैसे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, उसको पहचानना आसान हो जाता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा? 118 एलिमेंट है, पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ईयर की 1817 के अंदर, जब पहला अटेम्प्ट हुआ था। इससे पहले भी अटेम्प्ट हुए थे, लेकिन जो हाईलाइट होने वाला अटेम्प्ट था वो 1817 में हुआ था। जिन साइंटिस्ट ने इसको अटेम्प्ट किया था, इसको क्लासीफाई करने का, उनका नाम है जॉन वोल्फगैंग डोबेरिनियर। तो हम इस अटेम्प्ट को भी एक नाम देते हैं। इस अटेम्प्ट का क्या नाम है? डोबेरिनियर ट्राइड्स। क्या नाम है इनका? क्या इस अटेम्प्ट को क्या नाम रखा उन्होंने? डोबेरिनियर ट्राइड्स। अब डोबेरिनियर ट्राइड्स का क्या काम है? तो देखो, उनने इसमें अपना क्या फंडा, इसमें उन्होंने क्या लॉ दिया, उसको ध्यान से समझिएगा, है ना। उनने कुछ ऐसा समझाया कि जब आप एलिमेंट को जमाओ तो आप कैसे जमाएंगे? आप ट्राइड्स में जमाएंगे। ट्राइड्स यानी कि 3 एलिमेंट को 3-3 के स्लॉट में बनाना है, आपको ग्रुप में बनाना है। ठीक है, और कैसे, कौन सा ऑर्डर इसमें काम करेगा? जैसे कि आपको पहले भी पता होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, तभी ये जो है चैप्टर बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो डोबेरिनियर ट्राइड्स ने क्या किया, यहाँ पे समझते हैं। उनने 3 एटम लिए, ए बी सी, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में जमा दिया। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। राइटिंग को गोली मारना, चीज़ें समझना आप बस। ठीक है, उनने क्या किया? ए बी सी तीनों एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। और किसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में? एटॉमिक मास में। यानी कि ए का एटॉमिक मास जो होगा वो कम होगा और बी का एटॉमिक मास ए से ज़्यादा होगा और बी से भी ज़्यादा किसका होगा? एटॉमिक मास सी का। यानी कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है।
तो उनने इसमें एक फंडा बताया कि जब ऐसे आप अरेंज कर देंगे आगे की भी एलिमेंट को ऐसे ट्राइड्स में अरेंज कर देंगे, ये 1 ट्राइड है, ये 2 ट्राइड है, ऐसे ही अगर आप 3-3 एलिमेंट जमाते जाएंगे एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो 3-3 ट्राइड्स बनेंगे उसमें आप अगर पहले और लास्ट वाले A प्लस C अगर इन दोनों के एटॉमिक मास को जोड़ें और 2 से डिवाइड करें तो वो किसके बराबर आएगा? B के। तो ऐसे ही उन्होंने क्या दिया? एक लो दिया। तो लो का कैसे समझते हैं अपन? तो उसके लिए मैं एक यहाँ लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी नोटबुक ओपन कर लेना और राइट कर लेना। तो लो ऑफ डोबेरेनियर जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसका, ठीक है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in increasing order of their atomic masses in a group of 3 एलिमेंट, और जो 3 एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्राइड्स। इसी वजह से डोबेरेनियर ट्राइड्स नाम से ये ज़्यादा जानने इसको सब मतलब नॉर्मली इसी नाम से जानते हैं इसको। अब देखो ट्राइड्स हो गया, आगे क्या है? देन द अर्थमेटिक मीन ऑफ मास ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट थर्ड, ओके, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is found approximately equal to mass of central element। अब आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा लिख दिया कमल सर ने, बहुत सिंपल है, बता देते हैं आपको। व्हेन एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगर एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप जमा देते हैं तो जो 3 के ग्रुप बनेंगे, ग्रुप ऑफ 3 जिसको हम ट्राइड्स कहते हैं, तो उसमें से अर्थमेटिक मीन निकालो किस किस का? फर्स्ट वाले एलिमेंट का और थर्ड वाले एलिमेंट का। तो उनका जब अर्थमेटिक मीन निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगा? सेंट्रल जो एटम है, जो सेंट्रल एलिमेंट है उसके बराबर, उसके मास के बराबर आएगा। तो अपन इसको देखते हैं कि उनने क्या क्या किया, इसको कैसे उनने किया लॉजिकल तरीके से। तो उनने ऐसे 3 ट्राइड बनाए थे, ठीक है। 3 ट्राइड में उनने सबसे पहले किसको जमाया? लिथियम को, सबसे कम एटॉमिक मास वाले को, फिर सोडियम को, फिर पोटेशियम को, ऐसे ही कैल्शियम को, फिर ऐसे ही बढ़ाते गए वो आगे, ऐसे एलिमेंट जोड़ते गए, क्लोरीन वगैरह, ब्रोमाइन वगैरह एंड आयोडीन वगैरह। तो ऐसे उनने इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब देखो लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 7, पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 39, और सोडियम का कितना होता है? 23। तो देखो एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट में क्या बोला कि आप फर्स्ट वाले का एटॉमिक मास थर्ड वाले के एटॉमिक मास से जोड़ दो। तो 7 + 39 कितना होता है बेटा? इसको डिवाइड भी करना है 2 से। 7 + 39 कितना होता है? ये होता है 46 एंड डिवाइड बाई 2। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 3 = 6। आंसर कितना है? 23। और ये किससे मैच कर रहा है? देखो सेंटर वाले एलिमेंट से। तो सॉरी, इसमें यही समझाया गया है कि फर्स्ट और थर्ड को जोड़ो और 2 से डिवाइड किया, जो आंसर आएगा वो बीच वाले के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। इसका मतलब इस तरीके से उन्होंने लॉजिक जमाने की कोशिश करी कि आगे भी जम जाएगा, पर इसमें बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हुए, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आई, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। तो पहली लिमिटेशंस तो ये है कि उस टाइम पर 33 एलिमेंट फाइंड आउट हुए थे। कितने? 118 की जगह 33 एलिमेंट हुए थे उस टाइम, ठीक है ना। तो 33 एलिमेंट तब तक फाइंड आउट हुए थे। और ट्राइड्स का मतलब क्या हो गया कि 3-3 ग्रुप बनाना है। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ 3 ग्रुप तक ही, मतलब 3 ट्राइड्स तक ही काम कर रहा था, ठीक है। 3 ट्राइड्स तक ही वो काम कर रहा था। इसके बाद वो आगे काम ही नहीं कर रहा था। आगे के जो 30 एलिमेंट्स हैं उनको वो जमा ही नहीं पा रहे थे, क्लासीफाई कर नहीं पा रहे थे। ये जो फंडा है जो 3 पे एप्लीकेबल है तो 30 पे एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब इसके लिमिटेशंस थे। इस वजह से फिर एक नए साइंटिस्ट आए, नए जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवर्स आया, ठीक है, जिसमें उस लॉ को किसने दिया बेटा? उनको दिया था न्यूलैंड्स लॉ ने, न्यूलैंड्स जी ने दिया था, न्यूलैंड्स। इनने एक लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब ऑक्टेव्स क्या होता है? ऑक्टेव्स का मतलब होता है सरगम। आपने सरगम सुनी होगी, सा रे गा
मा पा धा नी एंड लास्ट वन इज रिपीटेड सा। ठीक है, ये जो दिया था ये ईयर कौन से ईयर में इन्होंने दिमाग लगाया था? ये दिमाग लगाया था 1866। न्यूलैंड्स जी ने दिमाग लगाया 1866 में। ठीक है, क्या दिमाग लगाया कि उनने सोचा कि यार एटॉमिक मास में हम जमा तो रहे हैं, तो उनको जमा दो सारों को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसा कि इससे पहले वाले ने क्या किया था, क्या नाम है उनका नाम था डोबेरेनियर। उनने जैसा काम किया ऐसे इनने भी किया, पर एक छोटा सा डिफरेंस कर दिया, इंक्रीजिंग इन एटॉमिक मासेस। इनने भी मासेस के अकॉर्डिंग ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया। पर इनने क्या किया कि इनने बताया कि जो सरगम होती है 1 2 3 4 5 6 7 7 सरगम होती है और 8वें नंबर पर पहली सरगम रिपीट होती है। 8वें नंबर पर पहली सरगम रिपीट होती है, तो आप इन एलिमेंट्स को सरगम के हिसाब से जमा। ठीक है, तो उनने क्या किया, इन एलिमेंट्स को सरगम के हिसाब से कैसे जमाया? उनने ऐसा कुछ करा, ऐसे बॉक्स बनाया उनने, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया उनने। तो कैसे जमाया उनने? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7। तो देखो सबसे पहले कम एटॉमिक मास वाला हाइड्रोजन। देखो इस टाइम पर कितने एलिमेंट फाइंड आउट हो चुके थे? 56। पहले 33 थे और अब कितने हो गए? 56। तो 56 एलिमेंट हुए, तो उन्होंने कैसे अरेंज किया? हाइड्रोजन को सबसे कम, उसके बाद लिथियम, उसके बाद ये Be, फिर B एंड देन C, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन। ऐसे ही उनने क्या करा, आगे बढ़ाते गए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे वो बढ़ाते गए। सिलिकॉन हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, सभी को एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग जमा दिया। ऐसे आगे भी फर्दर उन्होंने कर दिया। पर उन्होंने क्या किया कि ये इतना छोटा बॉक्स क्यों बनाया, ये एफ इधर क्यों नहीं आया आगे की तरफ, इधर यहाँ लिखना चाहिए था। तो उन्होंने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? क्योंकि उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया। उन्होंने सोचा फॉर्मेट ये है कि जब 7 एटॉमिक मासेस में जमा दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7, तो जब 8वें नंबर पर इसका एटॉमिक मास आएगा, यानी कि एफ जो है ऑक्सीजन से ज़्यादा आ रहा है, तो उसको क्या करेगा, वो 1 के नीचे रख देगा। जो फर्स्ट जो रिपीट हुआ था ना, फर्स्ट के जस्ट नीचे की तरफ रख देगा 8th नंबर वाले को। यानी कि ऐसा क्यों किया कि उनने जब देखा ना कि जब 8th नंबर पर एटॉमिक मास को रखते हुए, एटॉमिक मास वाले एलिमेंट को रखते हुए, तो उनने क्या देखा कि इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम हो रही थी। ये आपस में सेम प्रॉपर्टी बता रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टी इनकी सेम आ रही थी। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 7 के बाद क्या हो गया 8। तो जो 8th नंबर पे जो आ रहा था एलिमेंट, वो फर्स्ट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच कर रहा था। अगर एटॉमिक मास को 7 के बाद 8th नंबर को पहले वाले के नीचे रखोगे, तो उसकी एटॉमिक मास तो भले ही बड़ा होगा, पर उसकी प्रॉपर्टी सेम आने वाली है। ऐसे ही क्लोरीन की भी प्रॉपर्टी इनसे मैच कर रही थी। तो उन्होंने सोचा कि इसको यहाँ रख दिया जाए। तो ऐसे ही उनने आगे भी सोचा, आगे भी रख दिया जाए। तो ऐसे करते करते उनने कंप्लीट कहाँ तक कंप्लीट किया? कैल्शियम तक। पर यहाँ पर भी लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या? लिमिटेशन सुनो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। 2 लिमिटेशंस आपको याद होनी चाहिए जो इनकी बिल्कुल बहुत खास है। इनने क्या किया, सिमिलर इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। मैं लिख देता हूँ, अपन नए पेज पे लिखते हैं। थोड़ा सा पेज खाली होगा तो मज़ा आएगा पढ़ाने में भी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिमिलर इन प्रॉपर्टी of element as per the law was seen up to calcium only। बताते हैं, पहले दूसरा भी लिख लेते हैं। He stated that only 56 element existed in nature। देखो भैया, सिमिलर इन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी ऑफ एलिमेंट की एज पर द लॉ जैसा कहता है, तो वो कहाँ तक आ रहा था, वो कहाँ तक देखा जा रहा था? अप टू द कैल्शियम ओनली। सिर्फ कैल्शियम तक ही उनका सही फिट बैठ रहा था।
यानी कि सिर्फ 15 एलिमेंट तक वो सही जा रहे थे, उसके बाद कि जो 56 एलिमेंट टोटल हैं देखो, तो 15 एलिमेंट तक ही उनका प्रिडिक्शन काम कर रहा था, सारे गामा पाधा निशा वाला, बाकी आगे का सब कुछ गलत जा रहा था। तो फिर ऐसा, ये तो वही बात हो गई कि एक लो आप फॉलो कर रहे हैं लेकिन वो हर जगह अप्लीकेबल नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक गलत है। दूसरा उनने एक और बड़ी गलत बात समझी, उनने डिस्कशन करा, रिसर्च करा, तो ही स्टेटेड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर। उनने ये बात लिख के दे दी ऑन पेपर पे कि मैंने सारी रिसर्च कर ली है, अब कोई दूसरा नया तरह का एलिमेंट नहीं है, सिर्फ 56 एलिमेंट नेचर में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ पर, इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, मैंने पूरी रिसर्च कर ली। तो ये जो चीज़ था, ये जो फिनोमेना था वो रॉन्ग साबित हो गया, क्योंकि आज के टाइम पर 118 एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और भी एलिमेंट है जिनको ढूंढा जा रहा है ना। तो आप सोच सकते हैं कि बेटा उनने ये जो बात बोली, इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी में एक ये भी एक कमी काउंट होती है। थर्ड नंबर पे अपन एक और चीज़ देख सकते हैं कि उनने एक प्रॉब्लम क्या करी, उनने डिसिमिलर जो एलिमेंट्स थे, जो डिसिमिलर एलिमेंट्स थे उनको प्लेस कर दिया था सेम स्लॉट में, एक ही स्लॉट में डाल दिया उन्होंने। जो एलिमेंट ही डिसिमिलर है पर एटॉमिक मास के हिसाब से 8 नंबर पे आ रहे थे, तो जमा दिया उनने, पर उनकी एलिमेंट की सिमिलरिटी थी नहीं, डिसिमिलर एलिमेंट को सेम में डाल दिया। और 4th नंबर पे उन्होंने क्या किया, जो सिमिलर एलिमेंट है, जो सिमिलर एलिमेंट थे भैया, उनको इनने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया इनटू डिफरेंट स्लॉट, उनको इनने अलग अलग स्लॉट में डाल दिया, बिकॉज एटॉमिक मास अलग आ रहा था तो अलग जगह रख दिया जो आगे आ रहा था, तो इस वजह से इनकी लिमिटेशंस आई। तो इनने भी क्या किया, देखो हमने डोबेरिनियर पढ़े, तो उनने भी एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही क्या किया, एलिमेंट को सेट किया। फिर कौन भैया आए, फिर आए अपने इससे पहले अपन ने कौन से वाले पढ़े थे आपको पता है होगा, डोबेरिनियर के बाद कौन सा आए, न्यूलैंड्स आए। डोबेरिनियर के बाद कौन आए, न्यूलैंड्स आए। तो न्यूलैंड्स ने भी क्या किया, एटॉमिक मास को के ऑर्डर में ही इनको जमाया। अब कैसे जमाया जाए, फिर क्वेश्चन वहीं का वहीं, भले कितनी भी मेहनत कर ली वापस जम तो रहा ही नहीं। तो अब आते हैं 3rd नंबर पे, अरेंजमेंट करने के लिए पधारे जा रहे हैं, जिनका नाम है डिमित्री इवानोविच मेंडलीव। स्पेलिंग लिख देते हैं, डिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है, ये उनका नाम है। अब इनका जो लॉ था वो उनको है ना अपन इस नाम से जानते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, क्योंकि इसमें पीरियड्स अरेंज कर रखे हैं उन्होंने, ठीक है। और ये इनने क्या किया था, इनने अपना दिमाग ना किससे किससे सोचा, इनने कैसे अपने दिमाग में ये चीज़ डाली कि मैं भी क्लासीफाई करूं, तो इनने जो न्यूलैंड्स लॉ थे ऑक्टेव्स का, ऑक्टेव्स में क्या होता है, ऑक्टेव्स नहीं ऑक्टेव्स, ओके, ऑक्टेव्स में जो न्यूलैंड्स ने दिया था कि आप 8वें नंबर पे एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग नंबर को जमाओ, पर इनने वो चीज़ हटा दी। इन्हें बोला एटॉमिक मास में जमाएंगे भैया, पर जिसकी प्रॉपर्टी मैच करेगी मैं उसको उसके नीचे रख दूंगा। तो इनने सीधा सिंपल सा क्या फंडा काम किया, देखो इनका लो क्या था, तो देखो ध्यान से, मैं लो बता देता हूँ, या लो लिख रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे कॉपी में राइट डाउन करेंगे। तो इनके लो में इनने क्या किया, देखो इनका कहना था द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक functions, periodic functions of their atomic mass. The property of elements, जो एलिमेंट की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो पीरियडिक होती है, उनका जो काम होता है वो पीरियडिक होता है और एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, यानी कि एक पर्टिकुलर नंबर के बाद एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग उनकी प्रॉपर्टी रिपीट करती है। ये बात तो न्यूलैंड्स जी ने भी कही थी, पर ये
इन्होंने क्या किया था, कोई नंबर डिसाइड नहीं किया था कि मैं 8वें नंबर पे उस प्रॉपर्टी को रिपीट करूँगा। इनने क्या किया, देखो इनने छोटे छोटे कार्ड बनाए, ऐसे ऐसे कार्ड बना लिए इनने। 56 एलिमेंट उस टाइम थे न्यूलैंड्स टाइम पे, और इनके टाइम पर कितने आ गए, 63 एलिमेंट फाउंड आउट हो गए। और इनका कौन सा टाइम चल रहा है भैया, इनका चल रहा है 1869 वाला टाइम, ठीक है। अब देखो 69 तक एलिमेंट कितने फाइंड आउट हो गए, 63 एलिमेंट फाइंड आउट हुए। इसका मतलब जो इससे पहले वाले उनने बोला था कि सिर्फ 56 एलिमेंट है, तो ऐसा वो उनकी बात गलत हो गई, इस वजह से नया लो आना पड़ा। तो जितने भी एलिमेंट्स थे उनके कार्ड बना दिए इन्होंने। अपन इसको अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में समझते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इन्होंने एक कार्ड असाइन कर दिया। मान लेते एलिमेंट ABCDEFGHIJKLMNO, ऐसे ही P, ऐसे ही Q, R, ऐसे अलग अलग टाइप के एलिमेंट को अलग अलग कार्ड दे दिया, और उन कार्ड पर उनका एटॉमिक मास लिख दिया, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी उसके ऊपर समझने के लिए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी कि वो क्लोरीन से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनका रिएक्शन होता है आपस में। तो इस तरीके से उनकी प्रॉपर्टी उन कार्ड्स पे इन्होंने लिख दी। आप सिर्फ एज्यूम करो कि क्या हुआ होगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि ये करने के बाद उनने बनाया एक चार्ट ऐसा। अब वो क्या करेंगे, इस चार्ट पर जो ब्लॉक है जिसकी प्रॉपर्टी जिससे सेम जाएगी वो उसके साथ उसको रखेंगे। मान लेते सबसे पहले इनने सबसे कम एटॉमिक मास वाला नंबर रखा A, ये वाला जो कार्ड था उनने यहाँ पर प्लेस कर दिया, उठा के यहाँ रख दिया। अब अगर इससे मैच करने वाला कोई आएगा तो उसके पास में रख दिया जाएगा। मान लेते हैं B इससे मैच नहीं कर रहा था तो उसको आगे रख दिया। मान लेते हैं C जो है ना तो वो इससे मैच कर रहा था ना वो इससे मैच कर रहा था, उसको यहाँ रख दिया, समझ रहे हो। लेकिन अब मान लेते हैं D वाला, अब यहाँ से चीज़ समझना तो कि D वाले की प्रॉपर्टी A वाले से मैच कर रही थी। D वाले की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, A वाले से, तो उन्होंने एटॉमिक मास तो इंक्रीज में रखा पर इस ब्लॉक को छोड़ के उनने कहा रख दिया डायरेक्ट उसके जस्ट नीचे D, समझे। यानी कि A की प्रॉपर्टी के साथ D की प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, तो उनने ये नहीं सोचा कि कितने नंबर के बाद मैं यहाँ पर रिपीट करूँगा। उनने जैसे ही समझ में आया कि आगे मासेस बढ़ते जा रहे हैं पर आगे जाके प्रॉपर्टी रिपीट हुई, तो उस वाले कार्ड को, उस वाले एलिमेंट को डायरेक्टली उठा के उसके जिस प्रॉपर्टी से वो मैच कर रहा था उसके नीचे रख दिया। फिर इससे बड़े वाले मास में मान लेते हैं कि जो E आ रहा है, मान लेते हैं जो D के बाद E वाला एलिमेंट आ रहा है वो B से मैच नहीं कर रहा है, वो डायरेक्ट C से मैच कर रहा है। तो उनने एटॉमिक मास तो इंक्रीजिंग में डाला पर इस वाले ब्लॉक को छोड़ के उनने C के नीचे E लिख दिया। यानी कि C से E की ये प्रॉपर्टी मैच कर रही थी और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है एटॉमिक मास के। तो ऐसे करते करते उनने आगे की ब्लॉक बनाते गए और जो चीज़ छूट रही थी, जिसकी कोई मैचिंग नहीं मिल रहा था उसको छोड़ दिया, और जिससे वो मैच कर रहा था उसका एटॉमिक मास को बढ़ाते बढ़ाते उसके आगे की तरफ उनको रख दिया। यानी कि जब मेंडलीव का हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारे ऐसे भी जगह स्पेस मिलेगी, स्लॉट मिलेंगे जहाँ पर आपको एलिमेंट खाली मिलेंगे। उनने ऐसे काम किया था। तो ये वाला जो सिस्टम था ना, ये बहुत एक अलग लेवल पे उन्होंने काम किया था, जिससे कि बहुत सारा अरेंजमेंट हो गया, इससे एक आइडिया निकला और आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो इसी आइडिया पे काम कर रही है। पर इन्होंने भी क्या किया, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग क्या किया था, इनने एलिमेंट को सेटअप किया था। तो अब इसमें कुछ बहुत सारे एडवांटेज थे। देखो अभी तक दो जो लो पढ़े हमने उसमें डिसएडवांटेज, उनमें लिमिटेशंस पढ़ी, पर इसकी हम लिमिटेशंस तो पढ़ेंगे पर इसकी मेरिट्स भी पढ़ेंगे, इनकी अच्छी क्वालिटीज़ पढ़ेंगे कि इनने ऐसा क्या अच्छा किया था जिससे कि आज हमें हेल्प हुई उस आइडिया से, और आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक में क्या है, ही करेक्टेड एटॉमिक मास ऑफ द सर्टेन एलिमेंट। उनने अपने तजुर्बे से बहुत सारी एटॉमिक मास जो गलत प्रिडिक्ट की गई थी पहले साइंटिस्ट के द्वारा, तो उन्होंने उसको करेक्ट भी किया। तो ये एक बहुत एडवांटेज था उनका अच्छा, कि ही करेक्ट द एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम द 14.9 टू द 9.01। पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि क्या होगा 14.9, पर ऐसा नहीं, उसको करेक्ट किया, उन्होंने बोला कि ये नहीं है 9.01 है। तो बिल्कुल आज के टाइम पे बिल्कुल जो उन्होंने बोला था बिल्कुल सही है। तो एक तरीका का ये एडवांटेज है। दूसरा, ही लेफ्ट 3 गैप फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। उनने जहाँ पर उन्हें लगा ना कि यहाँ पर एलिमेंट जो है
हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो यहाँ पे फिट बैठना चाहिए, तो उस एलिमेंट को उनने छोड़ दिया, उस एलिमेंट के लिए स्पेस छोड़ दी उनने। तो उनने ऐसे 3 गैप अनडिस्कवर्ड एलिमेंट के लिए जो छोड़ी थी, आज वो डिस्कवर्ड हो चुके हैं और बिल्कुल जहाँ पे उनने गैप छोड़ी थी उसी गैप में वो फिलअप भी हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें, देखो ही लेफ्ट 3 गैप्स फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट एंड नेम देम। उनने क्या किया, जो बोरोन से बाद में जो खाली था उसका नाम रखा एका बोरोन, एल्यूमिनियम के बाद जो गैप खाली थी उसका नाम रखा एका एल्यूमिनियम, और सिलिकॉन से पहले जो बाद में जो खाली था गैप उसका नाम दे दिया एका सिलिकॉन, जो कि आज प्रिडिक्टेड जो था वो बिल्कुल राइट प्रूफ हुआ। और क्या निकला, सबसे पहला स्कैंडियम निकला, फिर दूसरा निकला गैलिडियम, एंड देन तीसरा कौन सा निकला, जर्मेनियम। ये तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं बाद में फाइंड आउट हुए और बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पे जाके फाइंड आउट हुए। ठीक है, तो इस तरीके से इनने अपनी 2 मेरिट तो अच्छी कर ली। तीसरी मेरिट इनकी क्या थी, इनने अपने पीरियोडिक टेबल में जैसा भी इनने सिस्टम बनाया था, तो नोबल गैसेस विच वर डिस्कवर्ड लेटर, नोबल गैस उस टाइम डिस्कवर नहीं हुई थी, उनके टाइम पर नोबल गैस डिस्कवर हुई नहीं थी। तो इनने क्या किया, इनका जो भी फॉर्मेट था इनने उस फॉर्मेट को जमाया था। पर जब आज के टाइम पर जब हम उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनकी पीरियोडिक टेबल में भी अगर नोबल गैस को जमाएं तो भी वो बिना उस एक्चुअल उनने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसको बिना डिस्टर्ब करे उसके लास्ट स्लॉट में यहाँ पर आप आराम से उन नोबल गैसेस को रख सकते हो। इतनी बेहतरीन तरीके से उन्होंने डिज़ाइन करी थी। कैसे कि नोबल गैसेस विच वर डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन हिज टेबल, उन्हीं की टेबल में रखी भी जा सकती थी जो कि बाद में डिस्कवर हुई। सोचो, यानी नोबल गैस थी नहीं पर बाद में डिस्कवर हुई, तो बिना उनके जो फॉर्म उनने तैयार किया था बिना उसको डिस्टर्ब किए उन नोबल गैसेस को आप प्लेस कर सकते थे। तो ये एक बहुत अच्छा उनका एडवांटेज रहा उनकी पीरियोडिक टेबल का ये बहुत अच्छा एडवांटेज रहा। तो इस तरीके से हमने कितनी मेरिट्स पढ़ी है, 3 मेरिट्स, पर इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो देखो डीमेरिट्स क्या है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन। आइसोटोप्स आप जानते ही हैं, उनकी पोजीशंस को एक्सप्लेन नहीं किया गया था। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन कुड नॉट बी असाइन प्रॉपरली, हाइड्रोजन की भी प्लेस को ढंग से असाइन नहीं कर पाए, और ये नहीं कर पाए। और आज तक की जो 1913 में जो पीरियोडिक टेबल बनी थी और अभी तक जिसको हम पढ़ रहे हैं उसमें भी आज तक हाइड्रोजन को ढंग से हम असाइन नहीं कर पाए कि वो कहाँ रहेगा। आज भी उस पर कन्फ्यूज़न चल ही रहा है, पर मैं बताएंगे आपको कि हाइड्रोजन कहाँ है, बताएंगे आपको। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, सम एलिमेंट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। उनने क्या किया था, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था, पर कहीं कहीं पर उनने एटॉमिक मासेस को चेंज किया था। उसका रीज़न क्या था मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि उनकी पीरियोडिक टेबल है, थोड़ी छोटी है, चलेगा। मान लेते हैं कि जो ए और बी जो है और सी और जे, ठीक है। तो देखो अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट आप देखो, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है और सी के बाद और भी आगे आते हैं, लेकिन सी के बाद ही जे आएगा, उससे पहले तो जे नहीं आ सकता, ये बात तो है। तो उनने क्या किया, जब एटॉमिक मास को जमा रहे थे तब क्या हो रहा था, जो सी है उसकी प्रॉपर्टी ना बी से मैच कर रही थी और जो जे है वो उसकी प्रॉपर्टी ए से मैच कर रही थी, पर एटॉमिक मास सही चल रहा था। एटॉमिक मास ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी एंड सी के बाद जे की तरफ एटॉमिक मास इंक्रीज कर रहा था। पर जे की प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी, ए से, और सी की प्रॉपर्टी बी से। तो उन्होंने क्या किया, सी की जगह जे रख दिया और जे की जगह सी रख दिया। तो अब एटॉमिक मास डिफरेंस हो गया कि एटॉमिक मास पहले बड़ा आया एंड देन एटॉमिक मास छोटा आया। तो इस तरीके से एक ये डी मेरिट के अंदर आता है, ये डिसएडवांटेज आता है उनकी पीरियोडिक टेबल का, कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास उन्होंने जमा दिया। मैनी ऑफ द एम्प्टी गैप्स रिमेन्ड अनएक्सप्लेन्ड, बहुत सारी ऐसी खाली गैप भी थी जो उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर दी थी, तो ये भी उनके एक डीमेरिट्स के अंदर आता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 1913 के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। ओके।